हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 10 में इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिग्नल वेवफॉर्म्स के टाइप्स पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें स्पेशली हम स्टेप, रैंप, इम्पल्स, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल और पीरियोडिक सिग्नल, जिनमें साइन, आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल, ट्राइंगुलर सिग्नल और स्क्वायर सिग्नल है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वेवफॉर्म्स कैसी होती है, उनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, इस पर मैं डिटेल में चर्चा आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में करूंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो और अधिक बात नहीं करते हुए अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस कंटेंट पर। सिग्नल्स स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। अब ये जो सिग्नल्स है, कई बार हमें एनालिसिस करने के लिए, जैसे सपोज अगर मुझे कोई सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम की परफॉर्मेंस मुझे किसी स्पेसिफिक सिग्नल के लिए टेस्ट करनी है, तो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स होने चाहिए। तो ये जो सिग्नल्स या सिग्नल वेवफॉर्म्स के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स होते हैं। कई बार आप जब सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसके एनालिसिस के लिए जो आपको सिग्नल्स की आवश्यकता होती है, उन सिग्नल्स के ही रूप ये सिग्नल्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इन सिग्नल्स को हम किसी प्रकार से हमारे सिस्टम में, हमारी लेबोरेटरीज में हम डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं और फिर प्रोसेस करके और एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। रियल लाइफ में इन्हीं के कोई ना कोई रूप होते हैं जो कि आपके सिस्टम पर अप्लाई होते हैं। तो आइए हम वन बाय वन एक एक सिग्नल को लेकर के समझें कि ये सिग्नल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे और कैसे ये सिग्नल्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टेप सिग्नल के बारे में बात करूंगा। स्टेप सिग्नल, देखिए वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि स्टेप सिग्नल बेसिकली एक स्टेप जैसा सिग्नल होगा। देखिए, मैं पहले एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं, आप इस वेवफॉर्म से समझें। ये मैंने एक स्टेप सिग्नल बनाया है। इस स्टेप सिग्नल में मैथमेटिकली भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम पिक्टोरियल व्यू में भी बात करेंगे। सपोज ये कोई एक सिग्नल है, इस सिग्नल को देखिए, इस वेवफॉर्म को समझिए। देखिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इनिशियली फेस होता है वो यही होता है कि एक तो हम इन वेवफॉर्म्स को कैसे रीड करें, साथ ही साथ इनके जो फॉर्मूलेस मैथमेटिकली होंगे। जैसे अगर मैं इस स्टेप सिग्नल की बात करूं तो स्टेप सिग्नल को हम जनरली यूटी या यूनिट स्टेप सिग्नल स्पेसिफिकली मैं लिखूं तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम इस टाइप से 1 for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0 आइडियली हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनिशियली फेस होती है वो यही होती है कि हम इनको समझें कैसे, हम इनको कैसे रीड करें, कैसे अपने दिमाग में सेट करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस ग्राफ को पढ़ना आपको सिखा देता हूँ। ये जो सिग्नल मैंने बनाया है, अगर मैं इसको यूनिट स्टेप सिग्नल यूटी बोल रहा हूँ सपोज, तो ये सिग्नल ये दिखा रहा है, ये जो एक्सिस है ये आपका एक्स अक्ष पर हमने टी लिखा है, वाई अक्ष पर हमने सिग्नल बनाया है। मतलब ये कि इस सिग्नल के लिए, इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए जब हम बात करेंगे तो ये जो टी एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, और इस टाइम एक्सिस का अलग अलग जो मान होगा उस मान के लिए मुझे इस सिग्नल का क्या मान मिलेगा वो यहाँ पता चल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जैसे सपोज इंस्टेंट 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4, 5, इस टाइप से ये टाइम इंस्टेंट से। तो इन टाइम इंस्टेंट पर अगर आप देखेंगे तो 0 पर मुझे k वैल्यू मिल रहा है। 1 पर अगर मैं चलूं तो 1 पर भी आप देखिए आपको ये पॉइंट मिल रहा है। 2 पर अगर अपन देखें तो भी यही मिल रहा है, 3 पर भी ये मिल रहा है, 4 पर भी ये मिल रहा है, 5 पर भी ये मिल रहा है। मतलब हर टाइम के लिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मुझे k मान मिल रहा है, और t लेस देन 0 के लिए देखिए मेरा मान 0 है। यहाँ पर मेरा कुछ भी ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं बनी हुई है, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जहाँ कुछ नहीं बन रहा है वहां पर 0 मिल रहा है, जहाँ कुछ बना हुआ है तो जो वैल्यू है वही वैल्यू उस पर्टिकुलर जगह पर हमें मिलेगी। इसी को जब मैं गणितीय रूप से लिखूंगा तो देखिए हम ऐसे लिख देंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल यूटी का मान k है, यहाँ पर हमने k लिखा है, k है जो कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है। ये जो चिन्ह है ये ग्रेटर देन, और एक नीचे अगर हमने एक डंडा और बना दिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू गया, मतलब समय के
शून्य से, ये जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो समय बड़ा है किससे, शून्य से। शून्य से बड़े मान के लिए इस सिग्नल का मान, ये टी अपन यहां रखेंगे, जैसे टी इक्वल टू शून्य से बड़ा टी का मान, जैसे सपोज 1 लिया मैंने, तो मैं ये क्या लिखूंगा, u1। अगर u1 मुझे निकालना है, t की जगह मैंने 1 लिखा, तो 1 क्या है इस पर्टिकुलर से अपन देखें, 1 क्या हो गया, 1 0 से बड़ा हो गया। और अगर 1 0 से बड़ा है तो 1 जब 0 से बड़ा है तो इस पहली वाली लाइन से मुझे यहाँ पर मान क्या मिल रहा है, k मान मिल रहा है। तो इस टाइप से आपको रीड करना आना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि यूनिट स्टेप सिग्नल का मान t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए k है, और t लेस देन 0 के लिए, t लेस देन 0 मतलब जैसे -1 -2, अगर इस पर मैं मान निकालूं 0 से छोटे मान, मतलब इधर अगर मैं -1 पर देखूंगा, -2 पर देखूंगा, तो इन सब जगह मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यूनिट स्टेप सिग्नल की जब हम बात करते हैं तो यूनिट स्टेप सिग्नल को, और स्पेसिफिकली आइडियल यूनिट स्टेप सिग्नल, पहले मैं स्टेप बोल रहा हूं, स्टेप में मान k होगा, थोड़ा सा इस चीज को हम समझ लें। एक नॉर्मल स्टेप सिग्नल की जब मैं बात करूंगा तो मान, ये जो स्टेप का मान है ये k होगा, और यूनिट स्टेप की स्पेसिफिक अगर मैं कर दूं इसको, तो यूनिट स्टेप सिग्नल की जब मैं बात करूंगा तो ये k बराबर 1 हो जाएगा। मतलब अगर ये k बराबर 1 हो गया तो ये मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, ये हो गया आपका यूनिट स्टेप सिग्नल ut। और ये जो ut है, इस ut का मान 1 है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और 0 है t लेस देन 0 के लिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, जब आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको आइडियल और प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप सिग्नल भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दूं कि ये जो पर्टिकुलर वेवफॉर्म हमने बनाई है ये आइडियल यूनिट स्टेप सिग्नल की बनाई है। आइडियल यूनिट स्टेप सिग्नल ये क्यों है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि t लेस देन 0 पर ये शून्य है। t लेस देन 0 पर शून्य होने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई लेस देन 0 पर कोई मान लूं -0.000000001, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो मान मैंने लिया है ये मान 0 के बिल्कुल इस ठीक 0 से ठीक पहले वाला मान है। और t इक्वल टू 0 पर अगर मैं बोल रहा हूं कि सिग्नल का मान 1 हो गया, u1 या u t इक्वल टू 0 पर भी हमने 1 लिखा है, इसका मतलब u0 1 हो गया। तो क्या मेरा सिग्नल 0 से 1 होने में कोई समय नहीं ले रहा? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। जब आप रियल टाइम में कोई सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे तो आप इस सिग्नल को जब वहां पर देखेंगे, एक्सपांड करके देखेंगे, तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, भले ही ये समय बहुत कम हो। मतलब ये जब 1 हो रहा है तो 1 होने में मुझे कुछ तो समय लगेगा। अब ये जरूर आप कह सकते हो कि साहब ये टी डैश बहुत छोटा समय है, मिली सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, तो इसलिए हमने इग्नोर करके हमने इसको यहां पर ही बना दिया। तो आइडियल में हमने क्या इग्नोर किया है, हमने ये टाइम इग्नोर किया है जिसमें इसका ट्रांजिशन 0 से 1 होने में लग रहा है, उस टाइम को हमने इग्नोर करके, ये प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप सिग्नल है। पर मैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि डिप्लोमा लेवल पर और स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर लेवल पर जब हमें सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पढ़ने होते हैं तब हम इतना डेप्थ में अगर नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। आपसे एग्जाम में अगर यूनिट स्टेप सिग्नल पूछा जाता है तो आप यूनिट स्टेप सिग्नल को इस टाइप से डिफाइन कर दें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये बनती है कि यूनिट स्टेप सिग्नल, अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिट स्टेप सिग्नल हम रियल लाइफ में कहां देखेंगे। यूनिट स्टेप सिग्नल आप देख सकते हैं, जैसे कोई आपने कोई कांस्टेंट बैटरी कहीं अप्लाई किया तो एक कांस्टेंट वोल्टेज आपने लगाया, कांस्टेंट करंट आप कहीं किसी सिस्टम में इनपुट में दे रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जब आप किसी सिस्टम में लगाते हैं तो उसको हम यूनिट स्टेप सिग्नल बोल सकते हैं, क्योंकि यह स्टेप सिग्नल बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर मान हम टाइम कोई एक फिक्स 5 वोल्ट का वैल्यू अगर हमने किसी सिस्टम में लगा दिया है, किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें आपने इनपुट में 5 वोल्ट लगा दिया, तो वो 5 वोल्ट कांस्टेंट बना रहेगा जब तक आप उसको लगा के रख रहे हैं। तो उस सिनेरियो को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है, समझना है, उसके लिए मुझे रेस्पॉन्स देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट स्टेप सिग्नल का उपयोग करूंगा। तो ये तो पहले सिग्नल की बात हो गई, यूनिट स्टेप सिग्नल की। अब हम बात करते हैं रैंप सिग्नल। तो देखिए ऐसे ही रैंप क्या होगा, सेकंड सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज रैंप सिग्नल। एग्जाम में आपसे हो सकता है कि इन विभिन्न प्रकार के वेवफॉर्म्स को बनाने के लिए कहा जाए, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको इनको कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले हम रैंप सिग्नल की वेवफॉर्म को समझें। रैंप सिग्नल रेखिक रूप से बढ़ने वाला सिग्नल होता है। रेखिक रूप से बढ़ने वाला सिग्नल होने का मतलब ये है कि ये इस टाइप से बढ़ता जाएगा, समय के साथ में ये सिग्नल बढ़ता जाएगा। इसको हम RT से रिप्रेजेंट करेंगे, ये टाइम एक्सिस हो गया आपका, ये t इक्वल टू 0 हो गया।
तो यहाँ जब हम रैंप सिग्नल की बात कर रहे हैं, जिसको अगर मैं आर टी कह रहा हूँ, तो ये जो रैंप सिग्नल आर टी होगा, ये रैंप सिग्नल आर टी कुछ k इंटू टी है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 है t लेस देन 0 के लिए। तो देखिए अब आसानी से आप इन दोनों ही रिप्रेजेंटेशन को आसानी से समझ पा रहे हैं। kt का अर्थ ये है कि जब x में आपका चेंज 1 होगा, x में जब आप 0 से 1 पर बढ़ेंगे, तो y में आपको जो चेंज मिलेगा वो k मिलेगा। मतलब इस सिग्नल का, ये जो लीनियरली इंक्रीजिंग सिग्नल है, इसका स्लोप जो है वो, या dy बाई डी एक्स अगर अपन निकालेंगे तो वो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, मुझे k मिलेगा। देखिए कैसे मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर डायमेंशन की हम बात करें तो 1k, तो dy y में कितना परिवर्तन, ये y एक्सिस की अगर हम बात करें तो y में परिवर्तन हो गया k माइनस 0, और x में परिवर्तन हो गया 1 माइनस 0। इसका मतलब ये स्लोप कितना आया, k। अगर ये स्लोप 1 हो, मतलब देखिए अगर मैं फिर से इसको बना रहा हूं, अगर इसका स्लोप हम 1 ले लें, स्लोप 1 लेने का मतलब ये है कि जब ये एक इधर बढ़े और इधर भी एक हो, तो ऐसे सिग्नल के केस में dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, वाई में भी परिवर्तन 1, x में भी परिवर्तन 1। जब x आपका 0 से 1 हुआ तो y में भी आपको जो वैल्यू मिल रही है इस पॉइंट पे वो 0 1 ही मिल रही है। तो ये क्या हो गया आपका, y में परिवर्तन 1 माइनस 0, x में परिवर्तन 1 माइनस 0 मतलब 1। ऐसे केस में जो रैंप मुझे मिलेगी उस रैंप का स्लोप 1 हो गया, मतलब ये हो गया t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए पहले k आ रहा था तो kt लिखा था, अब t 1 आ रहा है, k का मान इसलिए हमने 1 लिख दिया, और 0 फॉर t लेस देन 0। तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। लीनियरली इंक्रीजिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में अगर हम लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज को बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसा होगा, ऐसा मुझे अगर चेक करना है तो मैं रैंप सिग्नल का उपयोग कर सकता हूं। एक और छोटा सा पॉइंट आप यहां पर याद रखें कि अगर मैं इस यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली इसका एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यूनिट स्टेप सिग्नल में, वैसे वैसे अगर इस एरिया को हम जोड़ते जाएं तो एरिया मेरा लीनियरली बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रैंप सिग्नल है, इस रैंप सिग्नल को अगर मुझे यूनिट स्टेप सिग्नल से प्राप्त करना है तो मैं यूनिट स्टेप सिग्नल के इंटीग्रेशन से इसको ले सकता हूं, 0 से t ut dt। और इसका रिवर्स अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें रैंप का, इस सिग्नल का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, तो देखिए डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं dy बाई डी एक्स जब हम निकाल रहे हैं तो हमें कांस्टेंट 1 मिल रहा है, जो कि और कुछ नहीं क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये इन दोनों संबंधों से भी समझ में आ रहा है। हो सकता है कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए, इस लेवल पर संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से इन सिग्नल्स को समझना चाहिए ताकि एग्जाम में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, या जब आप कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होंगे तो उस वक्त में आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इनको अभी से अपने दिमाग में सेट करना सीखें, इनको याद करना सीखें, समझना सीखें, क्योंकि अगर आपने एक बार इन चीज़ों को समझ लिया कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन, कैसे मुझे 1 मिल रहा है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, आपने अगर समझ लिया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो चूंकि एरिया अंडर द कर्व है, इंटीग्रेशन मतलब इसका एरिया, तो जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा, और एरिया बढ़ता जाएगा तो फिर ये सिग्नल मेरा ऐसा लीनियरली इंक्रीज होने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन मुझे रैंप देगा, रैंप का। और इसका उल्टा अगर हम करें, इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप विल गिव यू यूनिट स्टेप सिग्नल। अब एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल, ये तीनों ही स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल है, ये जो अगला इंपॉर्टेंट सिग्नल है जिसको हम इंपल्स सिग्नल कहते हैं। आपने कई बार ऐसे क्षणिक बहुत ही ऊर्जा को उत्पन्न होते हुए देखा होगा, जैसे लाइटनिंग डिस्चार्ज, जब बिजली कड़कती है तो आप हम एकदम से बहुत ज़्यादा ऊर्जा को देखते हैं। ऐसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्षणिक बहुत बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्षण भर के लिए वो ऊर्जा उत्पन्न होती है,
ऐसे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इम्पल्स सिग्नल का उपयोग करते हैं। देखिए इम्पल्स को हम मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले समझ लें। अगर हम इसको सिर्फ डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हम इम्पल्स को बेसिकली ऐसा बनाते हैं जिसमें हमारी इम्पल्स t इक्वल टू 0 पर हमें दिख रही है, t इक्वल टू 0 पर हमें इम्पल्स मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, इसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अनंत ऊर्जा एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा मान ऊर्जा का मुझे उस क्षण पर मिल रहा है, बहुत छोटे समय के लिए मिल रहा है। तो डेल टी को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, ये इनफाइनाइट होता है जब टी 0 होता है और ये 0 होता है बाकी समय के लिए। इस टाइप से भी लिखा जाता है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब इस कंडीशन को छोड़ के बाकी हमेशा इस सिग्नल का मान 0 होता है। इसके अलावा तो हमेशा ये 0 ही रहेगा, लेकिन किसी क्षण पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। अब इस डेफिनेशन में देखिए इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, जब आप मैथमेटिकली बात करते हैं तो इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। इसलिए इम्पल्स को और अच्छे से क्लियरली डिफाइन करने के लिए इसके साथ एक कंडीशन हम लगाएंगे, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी डी टी, मतलब इस इम्पल्स का एरिया अंडर द कर्व जो है वो यूनिटी होगा, और इसीलिए हम इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल भी बोलते हैं। यूनिट इम्पल्स सिग्नल में जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, अगर वो 1 आ रहा है तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल हो जाएगा, k हो जाएगा तो ये k डेल टी हो जाएगा। तो डेल टी की जब हम बात कर रहे हैं तो डेल टी एक ऐसा सिग्नल है जो किसी क्षण पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इस एरिया अंडर द कर्व 1 कैसे हो रहा है, देखिए इसको भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ये बेसिकली आइडियल डेफिनेशन हो गई। एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कैसी होगी उसको भी मैं लेकर के थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। मैं एक इम्पल्स सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप इस इम्पल्स सिग्नल को एक बार समझे क्या मैंने ड्रॉ किया है, और फिर हम इससे कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे कि कैसी हमारी इम्पल्स होगी। यहाँ सपोज ये माइनस टी डैश अपॉन 2 से लेकर के टी डैश बाई 2 प्लस टी डैश बाई 2 तक कोई एक सिग्नल है, मतलब इसका जो मान, इसका मान भी देखिए मैं लिख रहा हूं 1 बाई टी डैश है। इम्पल्स बेसिकली प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल ऐसा होगा, मतलब मुझे माइनस टी बाई 2 डैश, माइनस टी डैश बाई 2 से प्लस टी डैश बाई 2 तक कुछ 1 बाई टी डैश मान मिलेगा। अब ये एक रेक्टेंगल हो रहा है, देखिए इस रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है, ये विड्थ आधा टी डैश इधर है, आधा टी डैश इधर है, इसका मतलब टी डैश हो गया। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 बाई टी एस है, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो इसका एरिया आएगा 1 बाई टी डैश इंटू टी डैश मतलब 1, इसका मतलब ये यही हो गया। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगाएंगे कि ये जो टी डैश है ये बहुत छोटा मान है, 0 के बहुत पास है। अब अगर ये 0 के बहुत पास है तो देखिए इससे क्या होगा, अगर ये 0 के बहुत पास में कंसिडर कर रहा हूं तो ये टी डैश बाई 2 0 के बिल्कुल करीब, ये 0 के बिल्कुल करीब, क्योंकि टी डैश मैंने कहा 0 के बहुत पास है तो टी डैश बाई 2 तो और ज्यादा पास हो जाएगा क्योंकि वो उसका और आधा है। और ये 1 अपॉन लगभग 0 मतलब ये क्या, 1 बाई 0 को हम इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिभाषित होता है, हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो देखिए यही वेव फॉर्म मुझे मिल गई, बहुत ही पास में, इधर से भी पास, इधर से भी पास और इधर अनंत जाता हुआ। तो ऐसे सिग्नल को हम इम्पल्स सिग्नल कहते हैं। आपसे अगर एग्जाम में डिप्लोमा लेवल पर पूछा जाता है और अगर आप नॉर्मल तरीके से इतना डिफाइन कर देते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है, और अगर आप याद रख करके इसको इसके प्रैक्टिकल डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छे मार्क्स के लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और, थोड़ा और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैं इस सिग्नल को डिफरेंशिएट करूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखिए dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अगर y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 माइनस 0, सपोज आप 1 तक गए और यहाँ y में कोई परिवर्तन नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, हमारे पास फॉर्मूलेस भी होते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ भी हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो 0 होता है। मतलब इस यूनिट स्टेप सिग्नल के जो ये वाला रूप है जिसको हम प्रैक्टिकल रूप कहते हैं, इस प्रैक्टिकल रूप को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ तक तो मुझे चेंज मिल रहा है, लेकिन इसके बाद कांस्टेंट है, इसलिए इसके आगे तो मुझे 0 मिलेगा, और 0 से टी डैश तक जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये रैंप होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऐसा मिलेगा,
और इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में हमें इम्पल्स सिग्नल को बनाना है तो इम्पल्स सिग्नल आप डिफरेंशिएशन, इम्पल्स सिग्नल क्या होगा, बेसिकली डिफरेंशिएशन होगा यूनिट स्टेप सिग्नल का। तो देखिए ये सभी सिग्नल्स एक दूसरे से लिंक्ड है। यूनिट स्टेप सिग्नल के डिफरेंशिएशन से आपको रैंप मिल रहा है और रैंप के डिफरेंशिएशन से आपको यूनिट स्टेप सिग्नल मिल रहा है। तो आप हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सबसे ऊपर रैंप सिग्नल है, अगर रैंप सिग्नल है तो रैंप को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा, और यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर अपन बात करें तो डिफरेंशिएशन अगर इधर करते हुए जाएंगे तो रैंप से यूनिट स्टेप मिलेगा, यूनिट स्टेप से इम्पल्स मिलेगा। और अगर इधर से हम इंटीग्रेशन कर दें, जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं स्टेप का तो आपको रैंप मिलेगा। ऐसे ही इम्पल्स, चूंकि एक पल्स है, अगर इसी पल्स को आप जोड़ते जाएंगे तो हर जगह 1 1 1 1 आपको मिलता जाएगा। तो पल्स का इंटीग्रेशन से आपको क्या मिल रहा है, यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप के इंटीग्रेशन से आपको रैंप मिल रहा है। तो इस टाइप से ये तीनों ही स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब हम बाकी जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनसोइडल, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सिग्नल से इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें, समझ लें। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हम देख लेते हैं। रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल या घातीय सिग्नल जिसको हम कह रहे हैं, रियल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर वास्तविक घातीय सिग्नल की ही बात करेंगे। तो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ये सिग्नल्स बेसिकली e टू द पावर अल्फा टी की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप थोड़ा सा ये याद रखें कि ये जो एक्सपोनेंशियल है, इन एक्सपोनेंशियल के मान क्या होते हैं। देखिए किसी भी एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमेशा 1 होगी, एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगी। ये 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। अगर ये आपने सेट कर लिए तो आप जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उस मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार आपको इन रिलेशंस को यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कुछ कांस्टेंट k इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, ऐसा आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है। अगर अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, और अगर मैं इस सिग्नल को ड्रॉ करना चाहूँ t के अलग अलग मान के लिए, तो देखिए क्या होगा। t इक्वल टू 0 पे, सपोज ये k भी मैं साथ में लगा देता हूँ, तो t इक्वल टू 0 पर तो मुझे क्या मिलेगा, ई टू द k, देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर k ई टू द पावर अल्फा इंटू 0, अल्फा 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, इसलिए ये हो गया k ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 मतलब 1, इसलिए ये हो गया k। तो t इक्वल टू 0 पर तो मुझे k मिल गया। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखिए क्या होगा, k ई टू द पावर अल्फा इंटू इन्फिनिटी, अल्फा इंटू इन्फिनिटी मतलब k इन्फिनिटी, k टू द पावर इन्फिनिटी, और k टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी मिल रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ का ही मान मिलने वाला है, बढ़ा हुआ मान मिलने वाला है। t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर क्या होगा, देखिए k ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अल्फा इंटू माइनस इन्फिनिटी, अल्फा पॉजिटिव इसलिए माइनस ही रहेगा, इसका मतलब ये हो गया ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है इसलिए 0। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से ऐसा बढ़ता 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 ऐसा बढ़ता रहेगा। इस सिग्नल को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, हम इसको कह सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। इसी का रिवर्स, अगर ये अल्फा लेस देन 0 हो जाए या अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए मैं बात करूं और k ई टू द पावर माइनस अल्फा टी को अब ड्रॉ करूं मैं, जहां अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो देख लेते हैं क्या बनेगा। t इक्वल टू 0 पर देखिए k इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बराबर हो जाएगा k इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 0, ई टू द पावर 0 1 होता है इसलिए ये हो जाएगा k, मतलब अभी भी हमें यही पॉइंट k मिल रहा है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखिए k ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगा k ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है मतलब ये नेगेटिव बना रहेगा, और ये नेगेटिव बना रहेगा तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर अब मुझे 0 मिल रहा है। t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा k ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू माइनस इन्फिनिटी, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए k ई टू द पावर इन्फिनिटी
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये हो गया इन्फिनिटी। मतलब t इक्वल टू इधर जब आप प्लस इन्फिनिटी पर जाएंगे तब तो ये सिग्नल जीरो हो जाएगा, और इधर ये सिग्नल क्या रहेगा, t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर। ये आपका t एक्सिस है, इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, इधर t प्लस इन्फिनिटी आएगा। t इक्वल टू जीरो पर मुझे ये k मिल गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी से आता हुआ ऐसा जाता जाता जीरो हो जाएगा, जिसमें कि हमारा थोड़ा सा ड्राइंग के हिसाब से हमने k चेंज कर दिया है, जिसमें कि k हमारा कहाँ पर है, यहाँ है। तो ये आपका डिक्रीजिंग कम होता हुआ या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो आपको देखिए गणितीय रूप से भी समझ में आना चाहिए। मैथमेटिकली एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम k e टू द पावर माइनस अल्फा टी और k e टू द पावर अल्फा टी से डिनोट कर सकते हैं, जहां पर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। और उसकी वेव फॉर्म ये कैसे बन रही है, ये भी आपको इन बेसिक 3 रिलेशंस को याद रख करके बनाना आना चाहिए, ताकि आप कभी भी आपसे कहीं पर भी ये चीजें पूछी जाए या इनका उपयोग करना हो तो आप आसानी से कर सके। तो ये हो गया हमारा रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब साइन वेव, रेक्टेंगुलर वेव और ट्राइंगुलर वेव। देखिए साइन वेव तो हम देखते हैं कई बार हमें उपयोग करनी पड़ती है, तो हम थोड़ा सा पहले साइन वेव पर आ जाते हैं। साइन वेव कैसी होती है, देखिए जनरली जब हम बात करते हैं तो साइन 0 0 होता है, इसलिए साइन वेव को आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इस टाइप से बनी हुई जनरली देखते हैं। ये 0 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस ही आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो टी इक्वल टू 0 पर आपको 0 मिल गया, और फिर आपको 90 पर ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 पर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, फिर पाई पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इसी में अगर आप कुछ फेज डिफरेंस दे देंगे तो फेज डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए अगर मैं इसी को कुछ थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँ, अगर हम इसको यहाँ से ऐसा बना दें, इस टाइप से बना दें, तो जो मुझे ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर 0 मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, वो मुझे कुछ थोड़ा सा आगे मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली फेज डिफरेंस फाई कहलाती है। ये हम किसको बना रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साइनसोइडल वेव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका साइन ओमेगा टी, दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर ये जो गैप है, ये गैप बेसिकली आपका फाई है, फेज डिफरेंस फाई है। तो इस टाइप से मैथमेटिकली आप साइन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर वेव है और स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव को देखिए हम एक साथ समझ सकते हैं। पहले मैं स्क्वायर वेव बना देता हूं। स्क्वायर वेव की अगर हम बात करें तो एक ऐसी वेव फॉर्म होगी जो निश्चित टाइम के लिए प्लस रहेगी और उतने ही निश्चित टाइम के लिए ये माइनस रहेगी। ये देखिए हमने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स को कवर करते हुए हम इसको प्लस माइनस बना रहे हैं। जितने देर के लिए ये प्लस वी है, उतनी ही देर के लिए ये माइनस वी भी है। स्क्वायर है इसलिए बहुत स्पेसिफिक वे में बनाना पड़ेगा। देखिए ये स्क्वायर वेव को आप समझ लें, ये मान प्लस वी है और ये मान माइनस वी है। अब अगर मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, एंड सो ऑन। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितनी देर ये प्लस वी है, उतनी ही देर ये माइनस वी भी है। तो ऐसे सिग्नल को हम स्क्वायर वेव कहेंगे। इस सिग्नल का अगर टाइम पीरियड अगर हम देखें तो कितनी देर बाद ये रिपीट कर रही है, देखिए जैसा ये पॉइंट है वापस ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर वेव है, एक पीरियड के लिए अगर मैं इस स्क्वायर वेव को ST बना करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका मान प्लस वी है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू टी के मान कहाँ तक, 1 तक, 0 से 1 के बीच में, और माइनस वी है 1 से बड़े टी के लिए और 2 तक। तो ये हो गया आपका स्क्वायर वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर वेव।
अगर आपका ये जो ऑन और ऑफ टाइम है या पॉजिटिव v और माइनस v का जो टाइम है ये टाइम अलग अलग हो जाएगा तो ये रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगी। देखिए कैसे, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वेव भी बना देते हैं। अब रेक्टेंगुलर वेव जब हम बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा। इसका जो प्लस वी वाला टाइम है, प्लस वी का टाइम आप देखिए यहाँ पर, ये प्लस वी है और ये माइनस वी है। ये वही अगर हम नोमेनक्लेचर ले लें 0 1 2 3 4 और यहाँ हमने पीरियड मान लिया, आप कितना है 4 है, 5 6 7 पीरियड। आप समझ पा रहे होंगे पीरियड हम क्यों 4 बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रिपीटेशन है जैसा यहाँ पर वेव फॉर्म है ये वापस वेव फॉर्म यहाँ पर यहाँ बन रहा है, मतलब 0 से लेकर के 4 तक। तो ये 4 इसका क्या हो गया, आपका टाइम पीरियड हो गया। अगर इसको मैं आर टी लिखूँ सपोज, तो इस आर टी वेव फॉर्म को हम बनाएंगे प्लस वी। देखिए आर टी वेव फॉर्म का मान प्लस वी, एक पीरियड के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो 0 से बड़ा है टी और छोटा है या बराबर है 1 तक, तब तक तो ये प्लस वी है। और ये माइनस वी है जब 1 से बड़ा है टी और छोटा या बराबर है 4 तक। तो इस टाइप से जब वेव फॉर्म में ऑन और ऑफ टाइम बराबर नहीं होगा या हाई और लो का जो टाइम है वो बराबर नहीं होगा तो उसको हम रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म कहते हैं, और अदरवाइज इसको हम स्क्वायर वेव कहेंगे अगर ये दोनों बराबर है तो। ये जो सिग्नल्स है देखिए, ये सिग्नल्स हमारे रियल टाइम या रियल लाइफ के जितने भी फिजिकल फिनोमिनाज है उन फिजिकल फिनोमिनाज के जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे हम सिग्नल्स को भेज रहे हैं, हमारा जो पर्टिकुलर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन में हमारा कैरियर साइन वेव भी होता है। हम कैरियर सिग्नल के रूप में हमारे पास जनरेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं, उन ऑसिलेटर्स की सहायता से हम साइन वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव जनरेट करते हैं और उसके ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन को सुपर इम्पोज करके और फिर हम ट्रांसमिट करते हैं। तो ये वेवफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके बेसिक्स को आप अभी डिप्लोमा लेवल पर इतना समझे कि हाँ इस टाइप की जो वेवफॉर्म्स होती है उनको हम साइन, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव कह सकते हैं, या स्टेप, इम्पल्स, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म देखिए एक और बच रही है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और देख ले हम। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में आप समझ पा रहे होंगे, अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, पिक्चर क्लियर होने लग गया होगा कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कैसी बनेगी। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में इस टाइप से ट्रायंगल्स बने होंगे, सीधी बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा आप नाम से ही आशय लगाना स्टार्ट कर दें। ये पीरियोडिक वेवफॉर्म है, ये पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है और इस वेवफॉर्म के लिए हम बोल सकते हैं, देखिए ये 0 है सपोज, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4। तो ये टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, जब रिपीटेशन हो रहा है तो t इक्वल टू इसका 2 हो गया। आप इस लाइन की इक्वेशन से इस सेक्शन की इक्वेशन अलग बनाएंगे, मतलब इसको अगर हम देखें तो ये रैंप जैसा इक्वेशन हो रहा है। अगर इस मान को मैं 1 मान लूँ तो ये रैंप ही हो रहा है, तो आर टी हम कह सकते हैं कि टी है, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है ये टी है फ्रॉम 0 to 1, और 1 to 2 के लिए आप इस इक्वेशन का, इस जो ये जो लाइन है इस लाइन का आप इक्वेशन बना करके उसको भी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर इतना इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन बनाना है इस तरह टाइप से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उस डेप्थ में आपको भी मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं लेकर के जा रहा हूँ। अगर आपको इस डेप्थ में पढ़ना है तो हम बहुत जल्द सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के वीडियो लेक्चर्स जारी करेंगे, आप उन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर से देखिए। वहाँ पर हम आपको इन्हीं सिग्नल्स को यूज़ करके कई सारे एप्लीकेशंस में ये सिग्नल्स हम कैसे डील करते हैं उस पर भी हम ज़रूर से बात करेंगे, वहाँ पर आप उनको ज़रूर से देखिए। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स या सिग्नल वेवफॉर्म्स में इतना वेवफॉर्म्स का बेसिक आइडिया लेकर के जाते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर आप बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।